Hey, good morning everyone. I welcome you to ArcGenesis and this is a practice test number 3 of नाटा 2020 mock test series. अभी तक हम लोगों ने 2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे टेस्ट का 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. So आज we will from today we will have to see the next 15 questions. So first of all, Happy Independence Day to everyone. This is the today is the 15th of August, and that day we got independence from the British of 1947. And this is a very important day in our life, specifically for you as a young architect or as a youth, because this is the main power rest with you. This is the youth which actually run the our country. So दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आप अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं. एंड अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि दैट यू हैव टू कम इन द आर्मी और आपको ऐसा कुछ काम करना है. नहीं, वॉट एवर यू आर सपोज टू डू, अगर आप वही काम सही कर रहे हैं सो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. आप अपना काम अच्छा कीजिए. देर आर सो मेनी प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल देर इज सो मैनी नेगेटिविटी एज कोविड-19 इज देयर, वायरस फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है. सो अगर आप मास्क पहनकर घर से बाहर निकल रहे हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने पेरेंट्स की केयर कर रहे हैं और आप आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको केयर कर रहे हैं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. आपका जो इन्वायरमेंट है आप उसको सही बना रहे हैं. डोंट ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी तरीके से, और यू आर स्प्रेडिंग द हैप्पीनेस. जो उन लोगों को ज़रूरत है आप उनकी हेल्प कर रहे हैं. वॉट एवर दी क्वांटम इज देयर. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पैसे से ही किसी की हेल्प कर रहे हैं या आप कुछ भी, आप जो भी आपको एटलीस्ट आप नेगेटिविटी भी नहीं फैला रहे हैं ना. इफ यू आर नॉट डूइंग हार्म टू द इन्वायरमेंट और द कंट्री, इट इज़ ऑल्सो अ ड्यूटी और फॉर योर कंट्री. ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो द फ्यूचर रेस्ट इन अस और इन द यूथ पावर. जैसा आप हैं अभी जो 12th क्लास 11th 12th में पढ़ रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया. सो द जितना भी काम हो सकता है, दिस इज अ टाइम पीरियड जहाँ पर आपको अपना देखना है. सो द बेस्ट कोट विच आई एवर गेट फ्रॉम एनी लीडर, दैट इज बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. आप किसी का वेट मत कीजिए कुछ अच्छा करने के लिए. आप अपने हिसाब से चेंज कीजिए जो आप चाहते हैं कि समाज में कैसा हो, तो आप अपने आप को बदलिए. फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि सब एक दूसरे को एक्सपेक्ट करें, सो उसी का सिर्फ एक ही तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को ऐसा बना लीजिए जो आप चाहते हैं करने के लिए. अगर आपको लगता है कि सब लोग एक दूसरे से हाय हेलो करें, प्यार से बात करें, तो आप वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए. सो अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपने आपका आपको जो पार्ट है यू हैव ऑलरेडी सर्व इट. सो अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरी आवर जेनेसी फैमिली. एंड आई विश कि आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा रहे और यू विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. सो अगेन दिस इज द सेम अनाउंसमेंट दैट इंस्टाग्राम आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर. और टेलीग्राम पर किसी भी लेक्चर की पीडीएफ लाने के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. इट इज़ ओपन टू एवरीवन. और अगर आपने अभी ज्वाइन करा है उससे पहले की जो पीडीएफ डाली जा चुकी हैं, यू ऑल हैव द एक्सेस टू ऑल द प्रीवियस पीडीएफ्स. और जो इन फ्यूचर ज्वाइन करने वाले हैं उनके पास भी पूरा डेटा मिल जाएगा. सो we have just completed 15 questions. So now come to the question number 16. The busiest power port after Mumbai is. तो इससे आपको एक फैक्ट पता चलता है कि जो मुंबई पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट है, सबसे भरा हुआ रहता है, बिजी रहता है. सो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, विच इज द सेकेंड मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट आफ्टर मुंबई. सो इट इज विशाखापट्टनम, कोची, त्रिवेंद्रपुरम और चेन्नई. सो द राइट ऑप्शन विल बी विशाखापट्टनम. Visakhapatnam is the right option. Can you tell me which is the biggest port in India? बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा पोर्ट, एरिया वाइज जैसे हैंडलिंग करता है. बिजी अलग चीज होती है. बिजी हाउ कैन बी, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. सपोज दिस इज द वन पोर्ट, ए पोर्ट, एंड दिस इज द बी पोर्ट. यहाँ पर 120 यूनिट्स आती हैं कार्गो की और यहाँ पर मान लीजिए 60 आती हैं. मे बी इसका साइज बहुत छोटा है तो ये सबसे बिजी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, स्टिल ऑप्शन. So again, there is a difference between the busiest post and the biggest post. So write down in the comment section अगर आपको पता है. Otherwise, I will give you the right option or the right answer in the next video. The height of Burj Khalifa, दुबई का. So you know which is the largest building. सबसे जो highest building है वो कौन सी है, बुर्ज खलीफा, जो दुबई में लोकेटेड है. उसकी हाइट कितनी है, 800 मीटर, 810, 820, 828 मीटर. सो
हियर यू कैन सी द पर्सपेक्टिव। अगर आप सोच पा रहे हैं बिल्डिंग का साइज क्या है, ये देखने में इतनी छोटी लगती है बट इन रियलिटी इट इज सो बिग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक बिल्डिंग, छोटी मोटी बिल्डिंग है, उनका साइज देखिए कितना बड़ा है। सो द राइट आंसर इज 828 मीटर। और अगर हम पूरे टॉप की बात करें, 2 मीटर का एक सबका सा एक कॉलम निकला हुआ है फ्लैग के लिए, सो 830 मीटर आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुर्ज खलीफा इज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, और जिसकी हाइट क्या है, 828 मीटर। वन मोर थिंग, हियर यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द आईफेल टावर। इट इज लोकेटेड इन पेरिस। सो उसकी जो हाइट है 300 मीटर है, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट जो है 381 मीटर। इट इज इन यूएसए और इट इज इन पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैन बी बिल्ड विदाउट स्टील रीइंफोर्समेंट? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि स्टील रीइंफोर्समेंट होता क्या है। देखो, अभी यू आर जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द आर्किटेक्चर, एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक कि आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले आर्किटेक्चर का। व्हेन यू विल कम टू द आर्किटेक्चर फील्ड, देन यू विल सी कि कंस्ट्रक्शन वर्क कैसा होता है। स्टील रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज, यू हैव सीन, अगर आपने कहीं पर देखा होगा आपके घर में काम हुआ है, इट इज अ सीमेंट। सीमेंट के साथ आपको एक स्टील के पाइप्स डाल दिए जाते हैं, लाइक स्टील की रोड्स होती हैं, इस तरह से डाल दी जाती हैं, उसके चारों तरफ सीमेंट डाल दिया जाता है। इसको बोला जाता है स्टील रीइंफोर्समेंट, कि सीमेंट और स्टील को एक साथ इकट्ठा कर कर बोला जाता है स्टील रीइंफोर्समेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल केम कि ऐसा क्या होता है, उसमें क्यों करते हैं ऐसा। सो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है सीमेंट, एक है स्टील। सीमेंट की कंप्रेशन कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ वेरी हाई। लेकिन इसकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है। कंप्रेशन का मतलब क्या है? सपोज दिस इज अ ब्लॉक ऑफ सीमेंट, आप उसको कितना भी दबाएंगे तो काफ़ी सारा लोड ले लेगा, तो दबा सकते हैं, लेकिन अब खींचेंगे ना इसको, टेंसाइल दोनों तरफ खींचेंगे तो ये एकदम ब्रेक हो जाएगा। सो सीमेंट की कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। और हम सीमेंट, अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील की कंप्रेशन जो स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है। उसको आप दबाओगे टूट जाएगा, लेकिन उसको खींच बहुत सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, सो दैट कि जो भी आपका एलिमेंट बनेगा, मे बीम, कॉलम या एनीथिंग वॉट एवर विल बी द स्ट्रक्चर, उसकी कंप्रेशनल एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ ही दोनों ही मजबूत रहें। दैट्स कॉल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट। तो ये क्वेश्चन क्या है, विच स्ट्रक्चर कंपोनेंट कैन बी बिल्ड विदाउट स्टील रीइंफोर्समेंट? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्टील रीइंफोर्समेंट के बिना बनाया जा सकता है? सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज डोम, सेकंड इज फोल्डेड कंक्रीट रूफ स्लैब, थर्ड इज कंक्रीट बीम, देन फोर्थ इज फ्लैट कंक्रीट स्लैब। सो देखिए, फिर यू कैन सी, इसको बोला जाता है फोल्डेड कंक्रीट फ्लोर स्लैब। तो यहाँ पर क्या फोल्ड की तरह की गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज फोल्डेड। सो यहाँ पर चाहिए होता है, यस दिस टाइम वी नीड स्टील, क्योंकि आप उतना जो ली, अब यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स भी लगेगी, टेंसर भी लगेगी, तो उसके लिए आपको री करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टूट जाएगा। सेम चीज आती है, द सेकंड ऑप्शन वाज कंक्रीट बीम, कि अगर हम कंक्रीट की बीम बनाते हैं, बीम का मतलब क्या है, एक ऐसा वर्टिकल एलिमेंट है जो लोड, जैसे आपकी बिल्डिंग है, दिस इज बीम, सॉरी सॉरी दिस इज कॉल, दिस इज बीम, ये जो इसको बोला जाता है बीम, इट इज हॉरिजॉन्टल, और जो कॉलम होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल। सपोज ये आपकी रूफ है, आप यहाँ पर छत पर बैठे हुए हैं, एंड देयर इज अ लोड ओवर दिस थिंग। सो जो बीम होती है, दिस लोड बाय यू और बाय अदर थिंग्स, लाइक आपका कुछ में भी फ्रिज हो सकता है, बेड हो सकता है, उसके लोड को ये कॉलम पर ट्रांसफर कर देता है। और ये कॉलम जो होते हैं, ये फाउंडेशन पर जाकर ये पूरा का पूरा लोड बिल्डिंग जो अर्थ पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। सो आपको जो बीम बनानी है या कॉलम बनाना है, उसके अंदर भी देख पा रहे हैं यहाँ पर रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है, दिस इज द स्टील। उसके बाद इसके ऊपर सीमेंट डाल दिया जाएगा, तो इट विल बिकम रीइंफोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया, 3 भी। एंड फ्लैट कॉन्क्रीट रूफ स्लैब। सो हियर यू कैन सी दिस इज अ स्लैब दे आर एक्चुअली मेकिंग। तो यहाँ पर स्टील बार्स हैं, एंड देन दे विल ऐड सीमेंट, तो उसके लिए भी आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए होगा।
बट हेयर यू कैन सी इट दे आर मेकिंग द डोम। फर्स्ट ऑफ ऑल डोम भी बनाए जा सकते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट के थ्रू, लेकिन विदाउट स्टील रीइंफोर्समेंट डोम कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो द क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टील रीइंफोर्समेंट के बिना बनाए जा सकते हैं। द राइट ऑप्शन विल बी द डोम, क्योंकि हियर यू कैन सी देयर इज नो, लाइक दे आर जस्ट यूजिंग द ब्रिक्स, सो देयर इज नो स्टील स्ट्रक्चर। So the right option will be the option number A, that is, sorry, option A, that is the dome. Next question, in building which part is responsible for maximum heat gain? As you know, this is, suppose this is a building, or this building, like, so suppose sun is there, so the sun, the building can be heated by different objective, different architectural elements, for example winding, छज्जास, रूफ, वॉल। जो हीट है आपको दीवार से मिल सकती है, वॉल से मिल सकती है, छत से मिल सकती है, छज्जा निकालते हैं उनसे नहीं मिल सकती है। सो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपकी हीट होती है? सो वेरी सिंपल, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, इफ़ यू आर यूजिंग योर कॉमन सेंस, सपोज दिस इज आवर बिल्डिंग और यहाँ पर डोर है या विंडो है, लाइक दिस। सो सन इज लाइक दिस, सो सन यहाँ पर जाके सपोज इस तरह से इधर से राइज होता है, एंड हेयर यहाँ पर इट साइड। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं ओनली दिस वॉल विल गेट तब तक दिखाई देगा जब तक सन यहाँ पर नहीं पहुँच जाएगा। सो उसके बाद तो सनलाइट नहीं पहुँचेगी, तो ये खत्म हो जाता है। फिर जिस वाली वॉल के बाद जब सन यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर इट विल स्टार्ट गेटिंग हिट फ्रॉम दिस वॉल। सो ये तब तक नहीं होगा जब तक सन यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन हियर यू कैन सी जो रूफ है, इसकी जो छत है, इट विल गेट द हीट ऑल द टाइम। तो यहाँ पर हीट आपको हर जगह हीट मिलेगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी द roof. So roof will be the right option. It means that the maximum heat gain by roof only, it is about 50% of total heat gain. पूरी की पूरी बिल्डिंग जो हीट गेन करती है 50% जो है वो आपकी रूफ से आती है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन विच साइड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम हीट गेन? तो दिस इज अगेन द सेम क्वेश्चन, ऐसी कौन सी डायरेक्शन में हमें प्लांट लगाने चाहिए जिससे हमारी बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा हीट ना जा पाए? सो इसको समझने के लिए देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर बिल्डिंग, सन यहाँ से निकलता है और इस डायरेक्शन को फॉलो करता है वेस्ट। ये होती है दिसंबर के टाइम पीरियड में, और जब समर्स आते हैं तो यहाँ से सनराइज करता है और यहाँ पर जाकर सन सेट करता है वेस्ट में। सो हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि जब भी आप बिल्डिंग को हीट मिलेगी द बिल्डिंग विल गेट हीट फ्रॉम ओनली साउथ डायरेक्शन, क्योंकि सन इस डायरेक्शन में, चाहे यहाँ पर हो या सन इधर से भी आता है। सो दिस डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कभी लाइट, सन डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा ही नहीं। सो अगर वहाँ पर सन डायरेक्टली आ ही नहीं रहा है, सो वाई वी नीड टू हैव द प्लांट्स ऑन दिस डायरेक्शन? सो द राइट ऑप्शन विल बी दी साउथ डायरेक्शन। आपको यहाँ पर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। इफ यू मेक इफ यू प्लांट हेयर इन साउथ डायरेक्शन, तो उससे क्या होगा, इनकी शेडो पड़ेगी यहाँ पर। सो उससे क्या होगा, देयर विल बी अ कट ऑफ फ्रॉम डायरेक्ट हीट। तो इन द राइट ऑप्शन विल बी दी वी शुड प्लांट ट्रीज अराउंड द बिल्डिंग टू प्रिवेंट द हीट। साउथ डायरेक्शन इज द बेस्ट फॉर प्लांटिंग ट्रीज एज द साउथ डायरेक्शन हैज ऑलमोस्ट ब्राइट सनलाइट ऑल द डे लॉन्ग। इसलिए जो साउथ डायरेक्शन होती है वहाँ पर पूरे दिन लाइट रहती है, इसीलिए सो वी नीड टू प्लांट इन साउथ डायरेक्शन। सो वेरी इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। सो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेम द सिटी वेयर कैनाल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स। ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर कैनाल्स, मतलब पानी के बीच छोटी छोटी कलियां होती हैं और वो यूज की जाती हैं? सो द राइट ऑप्शन इज वेनिस, आपने नाम सुना होगा। सो वेनिस कहाँ पर है? इट इज इटली, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इटली। सो इफ आई जस्ट मेक एन लाइक इट्स इटली, और यहाँ पर कहीं पड़ता है, रोम यहाँ पड़ेगा, नेपल्स यहाँ पड़ेगा, रोम। सो इटली कहाँ पर? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इटली। सो दिस इज इट वेनिस, दिस इज वेनिस। हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर जो वाटर कैनाल्स हैं, और यहाँ पर इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं, शिकारास बोलते हैं, सपोज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेयर यू कैन सी देयर दिस आर ट्रेडिशनल बोट्स, और यहाँ पर क्या है, मोटराइज्ड बोट्स हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन विल बी द वेनिस। दिस ऑल फोटोग्राफ क्लिक बाय मी। Question number 2, which one of the following metal is generally used to exterior cladding for high rise buildings?
ऐसा कौन सा मटेरियल है जो बिल्डिंग की, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसकी बाहर की पर क्लैड करने के लिए काम आता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटिनम कैन बी इजिली डाइल्यूटेड, क्योंकि प्लेटिनम इज अ वेरी एक्सपेंसिव, नहीं हो सकता। कास्ट आयरन, इसको क्या होगा, ये रस्ट लग जाएगा जल्दी और जल्दी खराब हो जाता है और वेरी लाइक देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जिंक इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो राइट ऑप्शन विल बी द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, इट इज अ फर्स्ट ऑफ लाइट मेटल। ये क्या होता है, इट इज लाइट, काफी हल्का होता है, तो इट विल नॉट क्रिएट अ प्रेशर और इट विल नॉट क्रिएट अ लोड ऑन द बिल्डिंग एज वेल, एंड इट्स लुक ब्यूटीफुल, और ये थोड़ा सस्ता भी आता है एल्यूमिनियम। सो दिस इज द ऑप्शन दैट एल्यूमिनियम क्लैडिंग इज यूज्ड। सो रेसिस्टेंट टू इरोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो अगर आप एल्यूमिनियम लगाते हैं तो उसको कुछ जंग या फिर इरोजन नहीं होता है इसका। मटेरियल शैल बी हैविंग हाई कोरोजन रेसिस्टेंट लाइक एल्यूमिनियम, या इससे लगाई जा सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एल्यूमिनियम। Come to the question number next, 23. Who among the following is famous but has not designed any building? ऐसे कौन सा बंदा है जो बहुत फेमस है एंड बट ही हैज नॉट डिजाइन एनी बिल्डिंग? सो फ्रैंक लियोड राइट, उनकी सबसे फेमस बिल्डिंग कौन सी है? आई हैव आस्क्ड यू सो मेनी टाइम्स, आई थिंक 2 or 3 times in the previous videos. So again, the last time I am just telling you, it is the falling water building. I will show you the picture, don't worry. Gustav Eiffel. He was a designer architect of Eiffel Tower. Eiffel Tower, that is in Paris. Pablo Picasso, we will see. Buckminster Fuller. So Fuller के काफी फ्यूचरिस्टिक बंदे थे और उन्होंने काफी बड़ा डोम बनाया था. So the right option will be the Pablo Picasso. क्यों Pablo Picasso? Let's see. So this is a falling water building. Frank Lloyd Wright have designed it. It is amazing architecture, marvelous. Second thing, it is in Paris. So it is Eiffel, Gustav Eiffel. So लोग ये सोचते हैं कि it is the Eiffel Tower, the only it is Gustav Eiffel has designed only the Eiffel Tower. No, it has been more than, he has designed more than 20-30 buildings. So it is in Paris. So यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, it is not in Paris, it is in France. I think I forget the name of the city, लेकिन वहाँ पर है. So Eiffel Tower जो बनाया है गुस्ताव आइफेल ने, उन्होंने और बिल्डिंग बनाई है. So he was also design building. बुकमिंस्टर फुलर है, ये आप समझ सकते हैं. रिचर्ड बुकमिंस्टर फुलर वाज एन अमेरिकन आर्किटेक्ट, सिस्टम थ्योरिस्ट, ऑथर थे, डिजाइनर थे, इन्वेंटर थे और फ्यूचरिस्ट थे, काफी फ्यूचर के बारे में सोचते थे. सो ही मेड अ डॉट लाइक दिस. सो द राइट ऑप्शन विल बी दी पैब्लो पिकासो. पैब्लो पिकासो क्या है, काफी वेल नाउन है. ही वाज एन पेंटर, आर्टिस्ट है. तो आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की इमेजेस वगैरह मिलेंगे. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो ही वाज नॉट एन आर्किटेक्ट. Question number 25. Which one is not a matching site? Brasilia, Oscar Niemeyer, Chandigarh, Le Corbusier, New Delhi, Lutyens, Stonehenge, Germany. So, चंडीगढ़ के बारे में पता होना चाहिए. चंडीगढ़ को डिजाइन किया था ली कॉर्बुजियर ने, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो of Le Corbusier, and is amazing building. It is amazing planning in Chandigarh, because I have completed my graduation from CCA, that is Chandigarh College of Architecture. So Le Corbusier, you have to remember this thing कि चंडीगढ़ डिजाइन किसने किया है? ले कॉर्बुजियर साहब ने. न्यू दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा न्यूज चैनल ल्यूटेंस दिल्ली. तो ल्यूटेंस का मतलब क्या है? ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ ल्यूटेंस. सो ल्यूटेंस वाज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली. ब्राजीलिया वाज आल्सो एज चंडीगढ़ एक प्लान सिटी. ऐसे ही साउथ अमेरिका के अंदर जो ब्राजील है और ब्राजीलिया के अंदर जो डिजाइन किया गया है उसका नेमर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट सिटी. स्टोनहेंज को किसने डिजाइन नहीं किया है? ये बहुत ही पुराने हैं, एक पैलेलिथिक लाइक जो स्टोन एज के टाइम पर की बिल्डिंग्स हैं. उसको डिजाइन किसका पता नहीं, वाज एन आर्किटेक्ट दैट टाइम. ऑफ कोर्स कुछ जानकारी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी में भी नहीं है. तो कहाँ पर है? इंग्लैंड में. सो द राइट ऑप्शन विल बी दी स्टोनहेंज. कम टू दी ऑप्शन लाइक दिस. सो स्टोनहेंज आपने कई बार देखा होगा वॉलपेपर में. सो हेयर दिस, यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं एंड दे आर लाइक दिस थिंग. सो स्टोनहेंज इज ए प्री हिस्टोरिक मोन्यूमेंट इन दी विट्सशायर, दैट इज इन इंग्लैंड. इट इज 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द एम्सबरी. ये जरूर नहीं है आपको याद करने के लिए, बट इट कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ स्टैंडिंग स्टोन. वहाँ पर क्या है, कुछ खाली स्टोन्स पड़े हुए हैं, स्टैंडिंग स्टोन्स आर दे, और जिनकी हाइट जो नॉर्मली क्या है 4 मीटर लॉन्ग, जो एक नॉर्मल ह्यूमन होती है उसकी 10 2 टाइम्स.
7 फीट जो है ये 2 दैट इज 4 मीटर हाइट पर है इफ मेकल ब्लॉक्स। सो 4 मीटर इज हाइट और 2 मीटर थोड़े वाइड है और जिनका वेट 25 टन। द स्टोन आर सेट टू द अर्थवर्क इन द मिडल ऑफ द मोस्ट डेंस कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूलिथिक और ब्रॉन्ज एज टाइम पीरियड मोन्यूमेंट इन इंग्लैंड। So again the right option will be the Stonehenge. It is in England, not in Germany. ऑस्कर नेमर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राजील, ब्राजील के अंदर ब्राजीलिया आएंगे तो एक सिटी प्लान किया गया है इस तरीके से। अब इसको बताना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए बिकॉज आई एम नॉट कंसिडरिंग कि कि जो सीईओ है आपके बारे में डिटेल पूछेगा। यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑस्कर नेमर जिन्होंने ब्राजीलिया का डिजाइन किया था। बट व्हेन यू जॉइन आर्किटेक्चर कॉलेज मे बी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर देयर विल बी अ सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर HOA। तो वहाँ पर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा कैसे से प्लानिंग किया गया है। यहाँ पर पूरी बिल्डिंग निकाली गई रेजिडेंशियल, यहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग निकाली गई है। अमेजिंग बिल्डिंग, अमेजिंग प्लानिंग। जैसे चंडीगढ़ का प्लानिंग है ग्रिड सिस्टम, चंडीगढ़ के अंदर आई विल डेफिनेटली कवर है। तो वहाँ पर इनका आर्किटेक्चर। सो ऑस्कर नेमर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ ब्राजील। सो टेक्सचर इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टेक्सचर का नाम सुना होगा आपने। आप किसी चीज के ऊपर टच करते हैं, व्हेन यू टच समथिंग यू विल फील सम लाइक यू विल फील समथिंग दैट्स कॉल्ड टेक्सचर। व्हेन यू टच अ ग्लास सो यू विल फील वेरी स्मूथ। व्हेन यू टच ऑयल तो आपको काफी स्मूथ दिखता है। बट व्हेन यू टच अ ब्रिक और व्हेन यू टच अ स्टोन सो यू विल फील लाइक रफ टेक्सचर। तो ये किसी से रिलेटेड है। द टेक्सचर इज रिलेटेड विच वन ऑफ द फॉलो। तो ये शेप से है नहीं, शेप से नहीं फर्क पड़ता है, फॉर्म पर भी है, सरफेस या इट इज मोर रिलेटेड टू सरफेस। आप सरफेस पकड़ कर या देख कर या फिर फील कर बता पाते हैं इट इज अ टेक्सचर कैसा। क्लियर। सो अगेन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेक्सचर, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इट इज लाइक हाउ इट फील, हाउ इट इज अपीयरेंस और एक कंसिस्टेंसी दिखाता है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको देख कर फील हो रहा होगा इट इज नॉट स्मूथ, इट इज रफ टेक्सचर। क्वेश्चन नंबर 26 इज द कलर ऑफ वेल बेक्ड ब्रिक। जो सबसे जो एक बेक का मतलब होता है व्हेन हाउ द ब्रिक इज मेड। एक लाइक सॉइल होती है, एक मिट्टी होती है, उनको एक फर्मे में डाला जाता है, एक सिस्टम होता है। हाउ द ब्रिक आर मेड, इसको बोलते हैं फर्मा। इट इज लाइक इट लुक लाइक दिस। बॉक्स होता है, इसके अंदर सॉइल या मड भरी जाती है। उसके बाद उसको बोलते हैं कच्ची ईंट। उसको निकाल दिया जाता है आफ्टर 1 और 2 डेज। उसके बाद उसको किल्न किया जाता है, उसको बहुत आग में कई दिन तक पकाया जाता है। सो इट विल बिकम रेड वन, दैट्स कॉल्ड वेल बेक्ड, पकी हुई ब्रिक। तो उसका पूछा गया है कि कलर कैसे देखने में कैसा दिखाई देगा, येलो, ग्रे, पर्पल और टेराकोटा। सो यू विल टेल मी, आई एम जस्ट गिविंग दिस सम फोटोग्राफ्स। आपने ब्रिक देखी होगी, इट्स अ गुड ब्रिक। और दिस इज द टेराकोटा कलर, टेराकोटा। इट इज अ काइंड ऑफ रेडिश। तो राइट ऑप्शन विल बी द टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाउस नेम एंटालिया इज बिल्ट इन मुंबई फॉर होम। एक मुंबई के अंदर एंटालिया एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वो किसके लिए बनाई गई है? लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। सो लेट्स सी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस प्राइवेट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। एक वर्ल्ड काफी महंगी बिल्डिंग, आई थिंक समवन कंसिडर कि ये सबसे महंगी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है किसी भी बंदे के नाम पर। सो इट इज एंटालिया। तो ये किसके लिए बनाया गया है? मुंबई सिटी के लिए। इट इज मुकेश अंबानी जी के लिए बनाया गया, रिलायंस। 27 स्टोरी बिल्डिंग है, हियर यू कैन सी। यहाँ पर जा रहा है तो कितनी बिल्डिंग्स होंगी। यहाँ पर हेलीपैड भी है, गाड़ियों का सब कुछ है। इट इज बिल्डिंग हैविंग एवरीथिंग, जो भी लग्जरियस चीज हो सकती है सब कुछ इसके अंदर है। सो एंटेलिया ए स्काई स्क्रैपर है और इट इज 27 स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 123 मीटर, 173 मीटर, 173। आईफेल की कितनी हाइट थी? 300 मीटर। और बुर्ज खलीफा की कितनी थी? अभी हम डिस्कस किया। यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द ओड फिगर आउट इन द प्रॉब्लम फिगर गिवन बिलो। इसमें ओड फिगर बतानी है आपको। सो लेट्स यू फर्स्ट ट्राई इट, देन आई विल कम टू द ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए कि इसमें कौन सी ओड है। देखो जब तक आप खुद अपना माइंड नहीं चलाओगे ना, सो कोई फायदा नहीं है आपको एग्जाम में जाके, वो आपका होगा ही नहीं। सो आई थिंक यू हैव सॉल्व इट।
The right option is that is option number B. Come to the next question, question number 29. It is for you. आपको इसमें ऑड फिगर बतानी है. आपको आई थिंक देख के ही क्लियर हो गया होगा. बहुत सिंपल है. दिस इज द ऑड फिगर, राइट. यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं. ऑड फिगर. ऑप्शन नंबर 4 will be the odd figure. Question number 30. I think अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा. So let's solve it. It is starting like this और उसके परपेंडिकुलर लाइन ऊपर जाती है. यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में जाती है. यस, इस डायरेक्शन में जाती है. यस, दिस इज. तो आप अगर देख रहे हैं पैटर्न बन रहा है. यहाँ पर लाइन ऐसे आती है जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके परपेंडिकुलर उसके डायरेक्शन है. अब ये स्टार्ट यहाँ पर हुआ है, इसका एंड कहाँ पर है, इसके परपेंडिकुलर है. ये इट इज स्टार्टेड लाइक दिस, उसका परपेंडिकुलर है. लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर नहीं है, उसके साइड में. सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन. सो this is the end of the video and we have just completed mock test number 3 और उसके बाद we will move toward for the mock test number 4. ऐसे ही हम 4-5 कवर करेंगे. then we will have a preferential type question series something जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. and after this time we will have na 7 or 10 days like a lecture series जिसके अंदर टेक्सचर, हायरार्की, सिमेट्री, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर वी विल ट्राई टू सॉल्व इट कि ऐसा क्या होता है. बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं लाइक एन 11th और 12th टाइप ऑफ लेवल 11 रहता है 11वीं और 12वीं क्लास का. बट अगर आप थोड़ी सी मेहनत अच्छी करेंगे सो यू विल बी एबल टू गेट अ गुड कॉलेज. एंड देयर इज अ ड्रास्टिकली चेंज द ड्रास्टिकली डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कॉलेज एंड अ गुड इंजीनियरिंग, अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज. तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप सो यू विल बी एबल टू गेट अ गुड कॉलेज. So you can also follow me on the Instagram. That is Instagram ID है, Instagram पर है arcgenesis.official and Telegram आप ज्वाइन कर सकते हैं arcgenesis for PDFs. जो भी हम लेक्चर डालते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट द PDF, बार बार वीडियो देखनी ना पड़े आपको, तो आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. सो एंड इफ यू लाइक, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, अपने बाकी दोस्तों को बताइए. एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.